वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, और उसके बाद ये सारा ओवरव्यू है जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टार्ट होने से पहले ब्रिटिश पीरियड में जो कॉन्ट्रैक्ट चलता था वो था इंग्लिश लॉ। एक बार रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड बिफोर द एडवेंट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंग्लिश लॉ was applied in the presidency towns of Madras, Bombay and Calcutta under the Charter of 1726 issued by the King George to the East India Company. If one of the parties of contract is from either of the religion and other is from other religion, then the law of the defendant is to be used. This was followed in the presidency towns, but in cities outside the presidency town, the matter were solved on the basis of the justice, equity, and good conscience. This procedure was followed till the Indian Contract Act 1872 was implemented in India. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। अब क्या है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ को गवर्न करने के लिए। इट अफेक्ट्स एवरीबडी मोर सो ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री। जो ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो लॉ है वो कौन गवर्न करता है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट मे बी सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्नड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट वाज फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 25 1872। कब फोर्स में फॉर्म हुआ था, 25 अप्रैल 1872 को, एंड केम इनटू फोर्स ऑन September 1 1872। उसके बाद प्रियम्बल ऑफ द एक्ट सेज दैट इट इज एन एक्ट। क्या प्रियम्बल है इस एक्ट का, तो टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी लॉज, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस एंड टर्म्स होती हैं वो इसके बेसिस पे ही गवर्न की जाती हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एक्ट है वो मोस्टली डील करता है विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। द एक्ट इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में ये डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट में जो जो सेक्शन है वो 1 से लेके 75 है, जो डील करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आफ्टर अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सेकंड पार्ट जो डील करता है हमारा 124 से लेके 238 तक, डील्स विद अ सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं इसमें हमारे, जो कि इंडिमनिटी, गारंटी, बेलमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें आ जाते हैं हमारे। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in usual course of carrying on their business. बिजनेस के दौरान बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में लोग आते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट इज अ मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। द दिस ब्रांच ऑफ लॉ is different from other branches of law is very important aspect, does not describe so many rights and duties which law will protect the enforcement. Instead it contains a number of limiting principles subject to which the parties may create rights and duties for themselves. The Indian Contract Act 1872 code defines the legal principles that govern contracts. The act basically identifies the ingredients of legally enforceable valid contracts की बात करता है, in addition to dealing with certain special type of contractual relationships like indemnity हो गया, गारंटी हो गया, बेलमेंट हो गया, उसके बाद प्लेज हो गया, या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट
अब हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2H। कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा सेक्शन है? 2H है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या बोलता है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट प्लस हमारा जो है एग्रीमेंट होगा, और वो क्या होगा जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो क्या बनेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। एक तो पहला है कि एक तो वो एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए कि एक तो वो एग्रीमेंट हो, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तो वो क्या बन जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर एग्रीमेंट क्या होता है? द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E। जो एग्रीमेंट टर्म है वो सेक्शन 2E में डिफाइन है, और 2H में क्या डिफाइन है? कॉन्ट्रैक्ट। फिर 2E में क्या बोलना जा रहा है? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रोमिस हो सकता है या उससे ज्यादा प्रोमिसेस होते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और इसके लिए क्या होगा? कंसिडरेशन भी होगा। टू हैव एन इंसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट वी नीड टू, फिर इसके बाद हम इसमें हम कोई भी प्रॉमिस वो क्या होगा? वो जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? वो एग्रीमेंट होगा। अब हम देख लेते हैं प्रॉमिस का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया, सिग्निफाइज हिज असेंट, वो अपनी क्या देता है? वो अपना असेंट दे देता है, मीन्स अपना वो क्या करता है? उसको एक्सेप्टेंस दे देता है। देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो उस प्रपोजल को हम क्या बोलेंगे? कि वो एक्सेप्ट हो गया, उसने अपनी सहमति दे दी। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो प्रॉमिस बन जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, क्या क्या डेफिनेशन में आता है? व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, सबसे पहले क्या है कि जो पर्सन है उसको प्रपोजल दिया गया है, जिसको जिसको प्रपोजल दिया गया है वो पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट, वो अपना जो है कंसेंट दे देता है। दैट प्रपोजल प्रपोजल विच इज मेड टू हिम, द प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड। और जो वो अगर अपना एक्सेप्टेंस दे देता है, असेंट दे देता है, तो वो क्या हो जाता है? वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, और वो प्रपोजल क्या बन जाता है? वो प्रॉमिस बन जाता है। Thus we say that agreement is the result of the proposal made by one party to the other party। एग्रीमेंट क्या है? एक रिजल्ट है प्रपोजल का जो कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया है, दैट अदर पार्टी गिवन हिज एक्सेप्टेंस, और अदर पार्टी ने उसको एक्सेप्टेंस दी है, देयर ऑफ कोर्स फॉर म्यूचुअल कंसिडरेशन। और उसमें क्या है? कंसिडरेशन भी है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट का क्या मतलब है? कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्रपोजल, कोई ऑफर देगा, उसकी एक्सेप्टेंस होगी प्लस कंसिडरेशन होगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और जब एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, enforceability by law, an agreement to become a contract must given rise to a legal obligation, must legal obligation होनी चाहिए, which means a duly enforceable by law, enforceable by law होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? वो contract बनेगा। thus the above definition it can be concluded that contract क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तब वो क्या बन जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट क्या होता है? एक ऑफर होगा या प्रपोजल होगा, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होगी, उसमें कुछ कंसिडरेशन होगा, तब वो क्या बन जाता है? वो एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो क्या बनता है? वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब एग्रीमेंट होगा। ए एग्रीज विथ बी टू सेल कार फॉर 2 lakhs टू बी, ए एग्री हो गया कि वो 2 लाख में कार सेल करेगा बी को। फिर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज अ राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 lakh, एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे 2 lakh टू ए एंड ए हैज राइट टू रिसीव 2 lakh। ठीक है, फादर प्रॉमिस करते हैं अपने बेटे से कि टू पे हिम हिज पॉकेट मनी अलाउंस
to pay him pocket money allowance of rupees 500 every month, but he refuses to pay later. The son cannot recover the same in court of law as this is a social agreement. This is not created with an intention to create legal relationship. यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के, इसलिए ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एंड हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लीगल जो इन्फोर्सिबिलिटी थी वो जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल हो रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन थी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हो गए। क्या क्लियर हो जा रहा है कि सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशंस, जो लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं which has resulted from agreement. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of the law of the contract. इस चार्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या मतलब कहने का है कि एग्रीमेंट क्या होता है कि आपने कोई प्रॉमिस किया और साथ में कंसिडरेशन है। प्रॉमिस क्या है कि किसी को आपने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट किया और साथ में एक्सेप्टेंस के साथ साथ उसमें कंसिडरेशन है। तो प्रॉमिस क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस और फिर साथ में कंसिडरेशन। तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एग्रीमेंट हमारा। और एग्रीमेंट में जब क्या आ जाती है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है। जब लीगली वो कोर्ट ऑफ लॉ में हम उस पर स्यू कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप क्या है, इट इज वाइडर टर्म। ये क्या है, वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल। दोनों तरह के एग्रीमेंट्स इसमें आ जाते हैं, लीगल भी और सोशल भी। सोशल में मैंने बताया था ना कि जैसे पॉकेट मनी जो है वो सन को देने के लिए फादर प्रॉमिस करते हैं। इट इज यूज्ड इन अ नैरो सेंस। यहाँ पे क्या है, ये नैरो सेंस में यूज होती है विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। ये क्या होता है, ये इन लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। उसके बाद हम लीगल ऑब्लिगेशन देख लेते हैं कि इट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ऐसा हो सकता है कि इसमें जो है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। उसके बाद नेसेसिटीज क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन। नेसेसिटीज के केस में क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। इसमें हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई भी राइट ना मिले और इसमें जो है हमेशा राइट्स मिलते हैं। उसका क्या नेचर क्या है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट्स हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही ये बोलती है कि उसमें क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब वो एग्रीमेंट तो होगा ही, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एग्रीमेंट होंगे और वो इन और उसके अलावा क्या होंगे, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होंगे। हम देख लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। सबसे पहले एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या क्या है। सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो एग्रीमेंट होना चाहिए, फर्स्ट हमारा है। उसके बाद उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब जो है कंसेंट वो जो है वो जबरदस्ती ना ली गई हो। उसके बाद क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, दोनों जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी से क्या मतलब है कि वो उस जो पार्टीज हैं दोनों वो उस हालत में होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए मान लेते हैं कि 1000 रुपए की जमीन थी और उसको 100 रुपए में किसी ने ले लिया, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चोरी और इस तरह की चीजों का कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं, मतलब जो हो ही नहीं सकते हैं। वो ऐसा ना हो कि उस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो क्या माना जाएगा, वो भी वॉइड माना जाएगा। उसके अलावा क्या है, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिबल इसेंशियल्स। क्या है कि दो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा दो पार्टीज होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, दोनों के माइंड में मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है। कि मतलब अगर मैं रेड कार अपनी सेल करना चाह रही हूँ तो जो सामने वाली पार्टी है वो भी अपनी रेड कार को
मतलब मेरी रेड कार को ही परचेज करना चाह रही हो, ऐसा ना हो कि वो कोई ग्रीन कार को परचेज करना चाह रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉसिबल भी होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि जैसे आप मेरे लिए चांद लेके आ जाओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म आप कर सको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। In terms of section 10 of the act, all agreements और contract, जितने भी agreements है वो सारे contracts हो सकते हैं if they are made by the free consent, या तो उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए उसमें ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उसको वॉइड ना डिक्लेयर किया हो। ये सारे अगर एग्रीमेंट, अगर सारे सारे रेजिडेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंस सेक्शन 10 इज नॉट complete and exhaustive, so there are certain other sections which also contains requirements for an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, the following elements should be present. तो क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है कोई भी। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। दो लोग तो होने ही चाहिए कि एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दिया, देन कंसिडरेशन हुआ, देन प्रॉमिस हुआ, देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेचुरल लोग ही कर सकते हैं, या फिर एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनीज के केस में अगर लीगल एग्जिस्टेंस है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज बी असर्टेनेबल। To constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and buyer. The seller and buyer must be two different person, because a person cannot buy his own goods. इसमें एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि सेलर और बायर दो अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेलर और बायर एक ही पर्सन हो, कोई अपनी ही गुड्स खुद नहीं खरीद सकता। इसमें इधर हम इसका जो केस लॉ है क्या है, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ब्लामलेस कंपनी, when on resolution of the partnership the assets of the firm were divided among the partners, the sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. तो उसमें क्या बोला गया कि ये सेल नहीं है। The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller. क्या बोला गया कि जो पार्टनर्स हैं, जो ज्वाइंट ओनर्स हैं, वो दो एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर, तो वो बायर और सेलर दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल है कि दो पार्टीज होनी चाहिए, और जो पार्टीज हैं वो क्या होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि पार्टीज मस्ट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, क्रिएट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल पार्टनर रिलेशनशिप बिटवीन देम। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल जो लॉ एग्रीमेंट्स होते हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। जैसे एक तरह का ये एग्जांपल दिया हुआ है कि अ हस्बैंड एग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस, ठीक है, एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड, जब वो अब्रॉड में था। हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस अमाउंट, वाइफ sued him for recovery of the amount। ठीक है, वाइफ ने उसको स्यू कर दिया। here in this case wife could not recover as it was a social agreement। ये social agreement है, and the party did not intended to create any लीगल एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे। ये किसका केस लॉ था, तो ये था बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर लेखपाल promises to pay 5 lakh to his son if the son passes the CA exam। on passing the exam the son claims that money, and here the son could not recover as it was a social agreement। यहाँ पे जैसे वो पहला केस है ना, वो पॉकेट मनी वाला, सेम यहाँ पे वैसे ही है कि इन्होंने प्रॉमिस किया, कि फादर ने प्रॉमिस किया अपने सन से कि वो उसे 5 लाख रुपीज देंगे जब वो सी एग्जाम क्लियर कर लेगा। फिर उसने क्लियर कर लिया, पर उसने जो है उसे पैसे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, जो अदर फॉर्मेलिटीज हैं टू बी
अप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस, जो अदर फॉर्मेलिटीज है वो भी पूरी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन और स्पोकन, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन भी हो सकता है, वो बोल के भी हो सकता है। एज टू लीगल इफेक्ट्स देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। कोई डिफरेंस नहीं है अगर आपने वर्ड्स के थ्रू बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया है या आपने रिटन में किया, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। तो ये बोला जाता है कि इंटरेस्ट पार्टीज के इंटरेस्ट में ऐसा बोला जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो मस्ट बी रिटन में होना चाहिए। इन केसेस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंपाइल्ड विद टू मेक एन एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाता। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि अगर वो रिटर्न में नहीं है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। इसमें क्या बोला है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग्यू और इनडेफिनिट। मतलब जो एग्रीमेंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे क्या एग्जांपल क्या दिया हुआ इन्होंने कि ए एग्रीज टू सेल to be 100 tons of oil, ठीक है। देर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। यहाँ पे उन्होंने बोला तो कि ए एग्री हुआ कि वो सेल करेगा बी को 100 ऑफ ऑयल, पर किस तरह का ऑयल होगा, कैसा ऑयल होगा, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये क्लियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। फिर क्या, XYZ लिमिटेड एग्री टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडेफिनिट ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। यहाँ पे भी कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो ये भी एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर लेना जो कि पॉसिबल ही नहीं है। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, एन एग्रीमेंट टू not an act to do an act impossible in itself cannot be performed. I agrees with P to discover treasure by magic से treasure को discover करना possible ही नहीं है। The agreement cannot be, it is not possible to be परफॉर्म्ड। ये तो सारी हमारी एडिशनल थी। जो मेन जो सेक्शन 10 में प्रोवाइड की गई हैं वो क्या है, तो फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। फॉलोइंग जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो ये है, क्या है, पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके अलावा इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो एग्रीमेंट जो है उसमें क्या है ना, एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 307, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। कोई भी जो हमारा प्रॉमिस है उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद जब उसमें एग्रीमेंट उसमें जब क्या कहते हैं उसको कंसिडरेशन होगा, तब वो जो है क्या बनता है, वो एग्रीमेंट बनता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस फॉर कंसिडरेशन। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर हमने दिया, एक्सेप्टेंस हुआ और फॉर कंसिडरेशन हुआ, तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। फ्री कंसेंट क्या है, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्रीड अपॉन, ठीक है। दोनों एग्री होने चाहिए, सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम चीज पे सेम सेंस होना चाहिए उनका। मैंने बताया ना कि मैं आपको रेड कार सेल करना चाह रही हूँ किसी को, और वो उसके दिमाग में है कि वो ग्रीन कार को परचेज करेगा, तो वो डिफरेंट चीजें हैं दोनों लोग के माइंड में। तो ये क्या है, ये सेम नहीं है। दिस can also be understood and as identity of mind in understanding the term sensuous eight enum। मतलब दोनों के ही माइंड में सेम चीज होनी चाहिए। फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री, और जो ये कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन आपने जबरदस्ती ना लिया हो, किसी से डरा धमका के आपने कंसेंट नहीं लिया होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्लियरली मेंशन है कि कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी तरह की जबरदस्ती ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, या कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। टू डिटरमाइन कंसिस्ट एड इनम द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड, ठीक है। जो क्या क्या कहने डिटरमाइन की मतलब दोनों के माइंड में सेम चीजें हो, उसके लिए जरूरी है कि जो लैंग्वेज है कॉन्ट्रैक्ट की वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ये क्या है, लीगल एबिलिटी है, ठीक है।
ये क्या है, लीगल एबिलिटी है पर्सन की टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट टू। क्या क्या कौन कौन से पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट हो सकते हैं? इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, वो मेजोरिटी की एज में हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, साउंड माइंड के बाद इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। मतलब किसी भी तरह के लॉ से वो क्या नहीं होना चाहिए, जिस भी लॉ में वो एग्रीमेंट कर रहा है उससे उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। ठीक है, क्या है, रिफर्स टू द एज, एक तो क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है कि refers to the age of the contracting person. The person entering into contract must be 18, 18 साल की एज का होना चाहिए। पर्सन बिलो 18 years of age are considered as minor, 18 साल से कम वाले माइनर बोले जाएंगे, तो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन क्या, रिक्वायर्स द पर्सन टू बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए। ही शुड बी इन हिज सेंसेस सो दैट ही अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अपने सेंसेस में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अल्यूनेटिक, कोई भी पागल जो है वो, पागल जो है वो, या कोई ड्रंकर पर्सन है, कोई किसी ने ड्रंक किया हुआ है, ठीक है, या कोई इडियट है, बेवकूफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, किसी तरह का उसने किसी तरह का टॉक्सिक उसने कुछ लिया ना हो, इज नॉट सपोज टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो साउंड माइंड पर्सन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस, ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई किया हो एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट। सच पर्सन आर, कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया होगा? एलियन एनिमी, एलियन एनिमी में आगे डिस्कस करूंगी क्या होता है। फॉरेन सोवरेन्स जो होते हैं या जो कन्विक्ट्स होते हैं, ठीक है, दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन formalities required by the law. Contract entered by persons not competent to contract are not valid. जो भी पर्सन, अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो तो वैलिड हो जाएंगे, नॉट वैलिड। ठीक है, वो वैलिड ही नहीं होंगे, वो इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, पर हम देख लेते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है। इट इज रेफर टू एज द क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। मतलब क्या है, कहने का मतलब, ये फ्रेज है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्विड प्रो क्यू का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। आप वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज द in the sense of law may consist either in some right, interest, profit, benefit accruing to one party or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। ठीक है, कुछ समथिंग, कुछ कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट होना। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, जिसके लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है वो जो है वो लॉफुल होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट स्टेट दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर लॉ ने इसे प्रोहिबिट किया, और इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, अगर किसी तरह की फ्रॉडुलेंट है, इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और कोर्ट रिगार्ड्स ऑफ इट्स एन इमोरल, कोई किसी तरह का इमोरल कॉन्ट्रैक्ट है, इमोरल ऑब्जेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वो लॉफुल नहीं होंगे। ठीक है, तो लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे ए प्रॉमिस टू ड्रॉप prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void as its object is lawful. क्योंकि जो एग्रीमेंट है वही लॉफुल नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है वही लॉफुल नहीं है। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kgs ऑफ कोकेन। अब उसने बोला कि ठीक है, अब मेरा घर मैं अपना मतलब बेच दूंगा बी को। ठीक है, किसके अगेंस्ट, कोकेन के अगेंस्ट, तो ये भी कंसिडरेशन, ये भी लॉफुल नहीं है। सच एग्रीमेंट इज इलीगल एज अ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। ठीक है, तो जो कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ये वॉइड हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो क्या होने चाहिए, उन्हें जो है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसने ही वॉइड ना कर दिया हो, पहले से डिक्लेयर किया हो। द एग्रीमेंट एंटर्ड टू मस्ट नॉट बी विच द लॉज डिक्लेयर्स टू आइदर इलीगल या वॉइड बोल दिया है। एंड इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब लॉ ने ही प्रोहिबिट कर दिया। अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच
वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएंगे और कौन से वॉइड हो जाएंगे। थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट्स व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल। इलीगल कौन से? किसी तरह का थ्रेट करना, किसी को धमकी देना कि हम उसका मर्डर कर देंगे, मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देना, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट्स व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सब क्या है? इलीगल नेचर है। एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, किसी भी तरह का एग्रीमेंट जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? वो वॉइड एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है।